आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से जिसमें एक देश के सुप्रीम कमांडर का इंतकाम है। उसके घर में पिछले 47 वर्षों का सबसे बड़ा विद्रोह है। एक राष्ट्र में तख्ता पलट की चिंगारी है और उस पर करीब 13,000 किलोमीटर दूर से नजर बनाए दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति। ईरान बगावत की आग में जल रहा है। ईरान में हर रोज प्रदर्शनकारियों की मौत हो रही है। ईरान से खमनेई राज हमेशा के लिए खत्म करने की आवाज बुलंद हो रही है। और इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई ने आज करीब 9 करोड़ से ज्यादा ईरानियों को संबोधित किया, लेकिन निशाने पर ट्रंप भी थे। ईरान में नारे लगाए जा रहे थे, न गाजा न लेबनान, ईरान के नाम जिंदगी कुर्बान। खमनेई को जब तख्ता पलट का डर सताया तो उन्होंने कहा कि ट्रंप को खुश करने के लिए देश को बर्बाद न करें, क्योंकि ट्रंप के हाथ 1000 से ज्यादा ईरानियों के खून से सने हैं। ईरान की अमेरिका से दुश्मनी जग जाहिर है। ईरान में इस्लामिक गणराज्य की जड़ों को खुलकर चुनौती दी जा रही है, लेकिन खमनेई आज जब सामने आए तो खुलकर ट्रंप को चुनौती दी और ट्रंप को उनके हर बयान का जवाब भी दिया। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा, और जो जवाब दिया वो ध्यान से सुनिए। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा, प्रदर्शनकारियों पर जुल्म हुए तो अमेरिका बीच में आएगा। इस पर खमनेई ने कहा कि ट्रंप के हाथ 1000 से ज्यादा ईरानियों के खून से सने। ट्रंप ने धमकी दी, ईरान को पूरी दुनिया में अलग थलग कर देंगे। इस पर अपने देश में विद्रोह पर खमनेई ने कहा, हम विदेशों के लिए भाड़े के सैनिकों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप ने धमकी दी, खमनेई कहां भाग कर जाएगा, मेरी पूरी नजर है। इस पर खमनेई ने जवाब दिया कि एक अहंकारी और घमंडी व्यक्ति पूरी दुनिया पर फैसले कर रहा है। ट्रंप ने कहा, खमनेई की पूरी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। इस पर खमनेई ने पलटवार किया, हम किसी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा, ईरान में विद्रोह को करीब से देख रहा हूं। इस पर खमनेई ने जवाब दिया कि जो विदेशों के लिए काम करते हैं वो इतिहास में गद्दार कहलाते हैं। इतिहास गवाह है कि जब किसी देश के अंदर बगावत और बाहर दुश्मन एक साथ खड़े हो तो तख्ता पलट का खतरा होता है। अब सवाल यही है, क्या ईरान अमेरिका से युद्ध के लिए तैयार है? क्योंकि ईरान के पास घातक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। ईरान के पास पश्चिम एशिया में बड़ा प्रॉक्सी नेटवर्क है, तो अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर ताकत है। ईरान के पास हिजबुल्लाह से लेकर इराक और यमन तक पहुंच है, तो वहीं अमेरिका के पास नेटो की ताकत है। ईरान को रूस और चीन का साथ है, तो वहीं अमेरिका को पश्चिम एशिया में इजराइल का सपोर्ट है। यह जरूर है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान की तरफ से हूती विद्रोही, हिजबुल्लाह, हमास की वेपन सप्लाई बंद हो सकती है। ईरान के शहर शहर धधक रहे हैं। ईरान में विद्रोह चरम पर है। क्या ईरान में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है? ईरान से आई तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि ईरान की आवाम को अब इस्लामिक राज बर्दाश्त नहीं है। ईरान की जनता बगावत जो है वो 110 शहरों में कर रही है, 110 शहरों में। अब आपको ईरान में विरोध प्रदर्शन की सबसे चर्चित तस्वीर ये ईरान की महिलाएं दिखाते हैं, जो वहां की सत्ता का विरोध खमनेई की जलती तस्वीर से सिगरेट जला रही हैं। ये देखिए जरा, ये ईरान के शासन को चुनौती है। कहानी यही है कि यह आंदोलन महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन अब यह खमनेई की सत्ता को चुनौती देने वाला सबसे बड़ा विरोध बन गया है। यह विरोध न सिर्फ राजनीतिक सत्ता बल्कि सामाजिक नियमों जैसे अनिवार्य हिजाब और महिलाओं पर प्रतिबंध को खुली चुनौती माना जा रहा है। लाखों लोगों की आवाज है कि अब झुकेंगे नहीं। इनका इरादा खमनेई को सत्ता से हटा देने का है, और इस बार इनकी मदद के लिए एक अदृश्य विदेशी हाथ भी दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि ईरान अपने इतिहास के सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हर तस्वीर, हर वीडियो तख्ता पलट की भविष्यवाणी है। हर धधकते हुए शहर की लपट कह रही है, हम डरते नहीं, हम झुकते नहीं, हम लड़ेंगे। इतने सालों से दबाया गया आक्रोश आज हवा में है। ईरान की आवाम अब ये तय कर चुकी है कि उनके दमन की दीवारें गिरेंगी। ईरान से इस्लामिक राज हमेशा के लिए खत्म होगा। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ईरान में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। यहाँ बिखरी लाशें इस बात का सबूत है कि आखिर विद्रोह को कैसे कुचला जा रहा है।
ये वीडियो ईरान के मशाद से आया है। यहाँ विद्रोहियों की एक कार गार्ड्स के बीच तेजी से निकली, जिसने कई लोगों को टक्कर मार दी। मशाद में ही हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए। हजारों के सैलाब से आप समझ सकते हैं कि आखिर कैसे पूरा शहर सड़क पर आ गया। ईरान में प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी इमारत को आग के हवाले कर दिया। इस बिल्डिंग से कर्मचारियों को भागना पड़ा। ये इमारत कुछ ही घंटों में जल गई। ईरान के इस्फहान शहर में भी कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। कार से बनाए गए इस वीडियो में ये खौफनाक मंजर देख सकते हैं। अब तेहरान की इस सड़क का हाल देखिए। यहाँ कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। तेहरान में ही हजारों की भीड़ रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ती नजर आई। यहाँ सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलाई। तेहरान में एक सरकारी इमारत में आग लगाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने इसका जश्न मनाया। ये तेहरान के आर्या शहर की तस्वीर है। यहाँ कई बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया। ये वीडियो इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी से आया है। यहाँ भी कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। ईरान के खुजिस्तान में खामनेई की मौत के नारे लगाए गए। इस वीडियो में गोलियों की आवाज आप साफ सुन सकते हैं। ईरान में हुए प्रदर्शन में अब तक 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब इस मंजर को देखिए। ये ईरान के वो लोग हैं जो इस्लामिक राज से आजादी चाहते हैं। ईरान में ऐसा विद्रोह पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। अब ईरान की महिलाएं इजराइल के प्रधानमंत्री से अपील कर रही हैं कि वो बीच में आए तो खामनेई के राज से आजादी दिलाएं। ईरान की आवाम अब अपने भविष्य की लड़ाई जीतना चाहती है और जो इसके सामने आएगा उसे जलती हुई सड़कों की ताकत का सामना करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है, ऐसी आशंकाएं प्रबल हैं। लेकिन पुतिन के आक्रोश से इस समय यूक्रेन कैसे जल रहा है, फिक्र पूरे पश्चिम को हो रही है। क्रीवरी जानते हैं क्या है? क्रीवरी है ज़ेलेंस्की का घर। आपकी स्क्रीन पर यह ड्रोन अटैक के बाद धमाके का वीडियो है। इस हमले में क्रीवरी में भारी तबाही मची। अब इसी क्रीवरी के अंदर स्कैंडल मिसाइल से हमले का भयानक दृश्य देखे। यह देखिए जरा, रूस ने यूक्रेन के इस इलाके में बैक टू बैक 2 स्कैंडर मिसाइलें दागी। स्कैंडर मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है किसी के पास। स्कैंडर के धमाकों से यहां के रिहायशी इलाके दहल उठे। रूस के प्रकोप जो था वो हर तरफ देखने को मिल रहा था। राजधानी कीव दहल गई। ये देखिए, राजधानी कीव, क्रीवरी ज़ेलेंस्की का गृह क्षेत्र, फिर कीव जहां पर उनका ऑफिशियल घर, रेजिडेंस, ऑफिस सब है। कीव में रिहायशी इलाके में जबरदस्त ड्रोन अटैक किया गया है। एक साथ 100 ड्रोन से अटैक किए गए। वहां रूसी हमले से रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। रात के वक्त हमले से कीव में अफरा तफरी मच गई। कीव में 4 लोगों की मौत और 19 लोगों के घायल होने की खबरें, ये सिर्फ बाहर से खबरें आ रही हैं। इन घायलों में 14 मेडिकल स्टाफ शामिल बताए जा रहे हैं। ड्रोन अटैक से कीव के कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। बैलिस्टिक मिसाइल के हमले का अलर्ट भी जारी हो गया है। कीव में स्थित अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी जारी की है। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि अगले कुछ दिन यूक्रेन पर भारी है। यूक्रेन पर कभी भी बड़ा हवाई हमला संभव है। कुल मिलाकर रूस ने बीती रात आधे यूक्रेन पर स्ट्राइक की। इस दौरान 242 ड्रोन, 13 बैलिस्टिक मिसाइलें, 22 क्रूज मिसाइलें और 6 ऑर्शनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन को थर्रा दिया। हाँ, 6 ऑर्शनिक। अभी तो खबर आ रही थी कि इसको डिप्लॉय किया जा रहा है। सीएनएन ने रिपोर्ट किया है कि 1800 किलोमीटर दूर सिर्फ 13 मिनट में अटैक किया है। मैसेजिंग पोलैंड से लेकर पूरे यूरोपियन नेशंस को है, जिन्होंने अभी अभी पीस गारंटीज दी। अब इसी ऑर्शनिक मिसाइल के प्रहार पर वॉर जोन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें यूक्रेन जीत लेने वाली पुतिन की हुंकार है। आर्मी ड्रिल और ज़ेलेंस्की का खौफ। पुतिन ने चलाया ब्रह्मास्त्र, यूक्रेन ओरशनिक से परास्त। ये रूसी ओरशनिक का दम है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे हाल ही में रूस ने बेलारूस में तैनात किया है, जो कि परमाणु वॉरहेड से लैस यूरोप के किसी भी देश में भारी तबाही लाने की ताकत रखती है।
इसी ओरशनी को रूस ने आधी रात यूक्रेन पर चलाया और यूक्रेन के लवीव शहर को दहला दिया। ओरशनिक एक IRBM है, यानी इंटरमीडिएट रेंज की न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, और ऐसी एक दो नहीं 6 IRBM लवीव में दागी गई। ओरशनिक के टारगेट पर लवीव के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थे, बड़े अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज थे, जिसमें 17 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस होने का दावा किया गया। रूस ने ओरशनिक से अटैक करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ी बात, लवीव पोलैंड से लगा हुआ शहर है। पोलैंड सीमा से सिर्फ 50 मील की दूरी पर स्थित है। पोलैंड नेटो का सदस्य है और पोलैंड की सीमा के पास ओरशनिक हमले से नेटो गुट हाई अलर्ट पर है। आपको जानना चाहिए कि ओरशनिक की ताकत क्या है, यूक्रेन में ओरशनिक का इतना डर क्यों बढ़ गया है, और यूक्रेन को सरेंडर कराने के लिए रूस अब तक कितनी बार ओरशनिक से प्रहार कर चुका है। तो पहले इसी सवाल का जवाब तस्वीरों से देते हैं। पिछले करीब 4 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में 2 बार ऐसे मौके आए हैं जब रूस ने ओरशनिक मिसाइल लॉन्च की है। एक अटैक बीती रात लवीव में हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख चुके हैं, जबकि पहला हमला नीप्रो में 21 नवंबर 2024 को किया गया था। अब आते हैं ओरशनिक की पावर पर। ओरशनिक की स्पीड मैक 10 है, यानी लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। हवा में ही अपनी दिशा बदलने में सक्षम है। दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती है, इसलिए अचूक और अजेय है। इसकी रेंज में पूरा यूरोप है। MIRV तकनीक से लैस है, जिसका मतलब होता है कि इस तकनीक की मदद से एक ही मिसाइल अंतरिक्ष से वापस लौटते समय 6 अलग अलग वॉरहेड्स में बट जाती है। इससे एक ही हमले में 6 अलग अलग शहरों या फिर सैन्य ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया जा सकता है। आपके मन में प्रश्न होगा कि तो क्या रूस ने फिर यूक्रेन में परमाणु हमला कर दिया? इसका जवाब ना में है, क्योंकि ओरशनिक कन्वेंशनल के साथ साथ न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है और लवीव पर किया गया हमला बगैर परमाणु हथियारों वाला था। लेकिन लवीव पर अटैक वाले दिन ही पुतिन सैन्य वर्दी में सामने आए और यूक्रेन के सामने सरेंडर की शर्त रख दी। असल में पुतिन जानते हैं कि यूक्रेन को जीतने का ये स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि ट्रंप ईरान में उलझे हैं। उनकी ग्रीनलैंड वाली जिद से नेटो में टूट की स्थिति बन रही है, और ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएला पर जबरन कार्रवाई की है, उसके बाद ट्रंप पुतिन को यूक्रेन पर एक्शन के लिए रोक पाएंगे, ये थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब एक रियलिटी टेस्ट, पाकिस्तान का सच से सामना हम दिखाने वाले हैं, और यकीन मानिए क्लाइमैक्स आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वर्ष 1965 में आई निदेशक BR चोपड़ा की फिल्म वक्त का एक मशहूर डायलॉग है, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। आज ये डायलॉग पाकिस्तान की सरकार को याद दिलाना जरूरी है, जो इस वक्त दर्द तुर्कमान से तड़प रहे हैं। 6-7 जनवरी की रात को दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण को प्रशासन ने मिट्टी में मिलाया। मैं रिपीट कर रहा हूं, मस्जिद के पास अतिक्रमण को प्रशासन ने मिट्टी में मिलाया, लेकिन अवैध निर्माण को बुलडोजर से कुचले जाने से दर्द की लहरें पाकिस्तान से उठेंगी, इसका अंदाजा शायद ही किसी को होगा। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर एक्शन पर पाकिस्तान ने अपनी घिसी पिटी प्रोपेगेंडा लाइब्रेरी से वही पुराने राग निकाले हैं और मजहबी कार्ड दिखाकर नफरत फैलाने का प्रयास किया है। जिस देश में खुद अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति दयनीय है, वो पाकिस्तान भारत को मानवाधिकार वाले लेक्चर देने निकला है। मतलब ध्यान से देखिए, दिल्ली में अवैध कब्जा ध्वस्त हुआ है तो पाकिस्तान को बड़ा दर्द हुआ है। बुलडोजर तुर्कमान गेट में चला है, लेकिन इससे पाकिस्तान के सत्ताधीश तड़प उठे हैं, और इसी बुलडोजर एक्शन के नाम पर अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ फेक एजेंडे का झंडा लहरा रहा है। उस बुलडोजर एक्शन को बड़ी शिद्दत से सांप्रदायिक रंग देने में जुटा है। इसके लिए पाकिस्तान का कीवर्ड है फैज-ए-इलाही मस्जिद, जिसके पास अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। अब पाकिस्तान उसी मस्जिद के नाम पर अफवाहों वाली फायरिंग कर रहा है।
सबूत के तौर पर हम आपको पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी से मिलवाते हैं, जो मुनीर और शाहबाज के रिमोट से चलते हैं और उनको फिक्र अपने मुल्क से ज्यादा भारत की है। सुनाइए जरा। हमारे जो दर्शक हैं वो क्लाइमैक्स का इंतजार कर रहे होंगे ना, मैं थोड़ा पहले ही ओपन कर देता हूं। यह पाकिस्तान मस्जिद के पास के अतिक्रमण जो भारत में हटाया गया, मस्जिद के पास के अतिक्रमण के लेके उसको दर्द हो रहा है। और पाकिस्तान की हकीकत, एड्रेस पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वेरीफाई भी कर लीजिएगा। चाक 166 मुराद बहावल नगर पंजाब। ये देखिए पंजाब में, मैं ऑडियो कम कर देता हूं, इस मस्जिद को तोड़ा जा रहा है पाकिस्तान में। देख रहे हैं आप, मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, मस्जिद को। और ये हमें बता रहे हैं क्या करना चाहिए। सोचिए, भारत में एक अतिक्रमण हटाया जाता है और न सिर्फ पाकिस्तान की दर्द होती है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर दिल्ली में चलता है, लेकिन ब्लड प्रेशर इस्लामाबाद में बढ़ता है। अब अपनी पुरानी आदत से मजबूर पाकिस्तान ने इस पर भी प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। वो फैज़ इलाही मस्जिद के नाम पर झूठ फैला रहा है, इसीलिए उसके इस जहर का रियलिटी टेस्ट जरूरी है। आपको बता दें कि दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद फैज़ इलाही मस्जिद पूरी तरह महफूज है। 6 और 7 जनवरी की रात को उस इलाके में जो बुलडोजर एक्शन हुआ, उसमें मस्जिद को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि एक्शन मस्जिद के खिलाफ नहीं था। सिर्फ मस्जिद के पास बनी अवैध दुकानों और बारात घर को तोड़ा जाना था। इसके अलावा उसी हिस्से में अवैध रूप से डिस्पेंसरी भी चलाई जा रही थी, जिसे तोड़ा गया है। इसीलिए बेहतर होता ये अफवाहें फैलाने से पहले पाकिस्तान थोड़ा रिसर्च कर लेता और उसे इतना बेइज्जत नहीं होना पड़ता। वैसे इस झूठ के सहारे पाकिस्तान अब भारत को अल्पसंख्यक वाला ज्ञान भी दे रहा है, जबकि उसके खुद के मुल्क में हिंदुओं के साथ क्या होता है, मस्जिद के साथ क्या होता है, वो तो मैंने आपको दिखा दिया। इसके सबूत आए दिन रहते हैं। और एक और बात, जब कुछ साल पहले चांदनी चौक में बीच सड़क पर जो एक छोटा सा मंदिर था उसको हटाया गया, तब पाकिस्तान ने नहीं देखा। और अब एक छोटी लेकिन जरूरी खबर जो कट्टर विचारों के खिलाफ ट्रेंड कर रही है। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई ने ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम बंद कर दी है। इसके पीछे तर्क यह दिया गया है कि ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के कट्टर विचारों के प्रभाव में आ सकते हैं, इसीलिए वो ऐसा फैसला ले रहे हैं। हो सकता है यह बात आपको हैरान करे कि यूएई ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज में कट्टरता के विचारों की बात कर रहा है, लेकिन यूएई का तर्क यही है। दरअसल यूएई ने विदेशी यूनिवर्सिटीज में नई मान्यता सूची जारी की है। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यहां तक कि इजराइल की यूनिवर्सिटीज के नाम है, लेकिन ब्रिटेन का नाम नहीं है। इस पर जब ब्रिटिश सरकार ने आपत्ति जताई तो यूएई की तरफ से कहा गया कि उनके छात्र वहां गलत वैचारिक संगत में पढ़ सकते हैं। हम अपने बच्चों को रेडिकलाइज्ड नहीं होना देना चाहते। एक्सक्यूज मी। असल में यूएई का यह फैसला 2011 के अरब विद्रोह के बाद से ही चला आ रहा है। यूएई मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठनों के खिलाफ सख्त रुख रखता है, जबकि ब्रिटेन ने अब तक इस संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। ये बात यूएई को पसंद नहीं आई है। यूएई इस मामले में फ्रंट फुट पर इसलिए भी खेल रहा है क्योंकि ब्रिटेन के प्रिवेंट डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम ने 2023-24 में एक डेटा जारी किया था, एक्सक्यूज मी, जिसमें दावा किया गया था कि ब्रिटेन के 70 यूनिवर्सिटीज के छात्र इस्लामवादी कट्टरता के प्रभाव में हैं। 2024-25 में यह संख्या करीब दोगुनी हो गई। इन बातों पर यूएई की नजर है। कुल मिलाकर जो देश कभी दुनिया को सभ्य होने का उपदेश देता था, आज वही अपनी यूनिवर्सिटीज में एक्सक्यूज मी पनप रही नफरत की वजह से अलग थलग पड़ गया है। कट्टरता के खिलाफ यूएई का ये फ्रंट फुट वाला खेल लंदन के लिए किसी बड़े कूटनीतिक तमाचे से कम नहीं है। और अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। बात बैटल ऑफ बंगाल की, जहां ईडी की छापेमारी के विरुद्ध कोलकाता से दिल्ली तक राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया है। अब इसमें बीजेपी यूथ विंग भी कूद गया है। कोलकाता में आज ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसियों के एक्शन के खिलाफ सड़कों पर उतर गई। सोचिए जरा, सरकार उनकी है, राज्य उनका है, सड़कों पर भी वही है। तो जवाब में बीजेवाईएम यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा भी विरोध प्रदर्शन करने लगा। पोस्टर बैनर लेकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना दिया। कल ईडी ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के डायरेक्टर और टीएमसी मीडिया सेल के इंचार्ज प्रतीक जैन के घर और दफ्तर समेत 10 जगहों पर छापे मारे थे।
आज इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने कोलकाता में और उनके सांसदों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया है। कोलकाता में सीएम ममता ने खुद विरोध मार्च की अगुवाई की, तो दिल्ली में उनके सांसद 8 सांसद गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। ममता के पैदल मार्च में पार्टी नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ता भी शामिल हुए। जबकि दिल्ली के प्रदर्शन में संख्या कम थी, लेकिन सांसदों की भाग दौड़ में कोई कमी नहीं थी। कल सुबह 6 बजे से आज रात 9 बजे तक ईडी के एक्शन पर जो कुछ भी हुआ, उस पर हमने एक फाइल तैयार की है फिक्र की। फिक्र किसको है, ये आप डिसाइड करिए। शुरुआत दिल्ली वाले प्रदर्शन से। देखिए, दिल्ली में सुबह टीएमसी के 8 सांसद गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। हंगामा काफी था। डेरेक ओब्रायन, ये देखिए जरा, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद नारेबाजी करने लगे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इनको हटाने की कोशिश की। काफी धक्का मुक्की हुई, कुछ सांसद गिर गए। फिर पुलिस ने सांसदों को उठाकर बस में डाल दिया। इस दौरान काफी खींचतान वाली स्थिति भी दिखाई दी है। थोड़ा सा अहमियत सब करिएगा ना। लेकिन टीएमसी सांसदों की नारेबाजी नहीं रुकी। एक बार जरा फुल फ्रेम पर यह शॉट दिखाइए। पुलिस ने सांसदों को सुबह 10 बजे हिरासत में लिया और दोपहर 12 बजे छोड़ा। इससे ममता बनर्जी काफी आक्रोश में आ गई और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे सांसदों के साथ किए गए शर्मनाक बर्ताव की कड़ी निंदा करती हूं। गृह मंत्री के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों को सड़कों पर घसीटना कानून लागू करना नहीं है। ये वर्दी में घमंड है। ईडी को लुटेरा डकैती करके हमारा इंफॉर्मेशन ले रहा है। सरकार में हम जीतेंगे, जो भी कर ले, बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। महुआ जी क्या कहेंगे? आप करेंगे कि आप निर्वाचन You're seeing what is happening with Amit Shah and Delhi police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली परिस्थिति बनी हुई है। आप देखिए पुलिस कैसे धक्का दे रही है। हम शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं, हम किसी प्रकार से किसी को तंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यह हो रहा है। दिल्ली में टीएमसी सांसदों के प्रदर्शन पर फुल स्टॉप लगा तो ममता ने कोलकाता में मार्च निकाल दिया। उनका विरोध मार्च 8B बस स्टैंड इलाके से शुरू हुआ। एक्सक्यूज मी। एक दिन पहले जब ईडी ने आईपैक के दफ्तर और डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की थी, तो मुख्यमंत्री प्रतीक जैन के घर भी पहुंची थी और छापेमारी के दौरान वो आईपैक के दफ्तर के बाहर कई घंटों तक मौजूद थी। ममता सिर्फ विरोध प्रदर्शन पर नहीं रुकी। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ईडी के खिलाफ 2 शिकायतें कराई हैं दर्ज। ये शिकायतें आईपैक के ऑफिस और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर हुई छापों से जुड़ी हैं। इन शिकायतों के आधार पर कोलकाता और विधान नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और जांच शुरू कर दी है। आज सकाल 8টায় দিল্লি কুয়াশা ঠান্ডার মধ্যে আমাদের এমপিরা প্রতিবাদ করেছে। তাদের চ্যাংদোলা করে অত্যাচার করে টেনে নিয়ে গেছেন, আর এখানে লাল কার্পেট বিছিয়ে পুলিশ আপনাদের মিটিং করায়। কোর্টের পারমিশন নিয়ে আসেন, শক্ত দখল করেছেন, মহারাষ্ট্র জোর করে দখল করেছেন। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, হরিয়ানা জোর করে দখল করেছেন, বিহার জোর করে দখল করেছেন, অনেক রাজ্য জোর করে দখল করেছেন। এখন ভাবছেন বাংলা দখল করবেন। वैसे राजनीतिक लड़ाई बयानों और सड़कों पर प्रदर्शन के अलावा कोर्ट में भी पहुंच चुकी है। ईडी और टीएमसी दोनों ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ याचिका दायर की है। ईडी ने ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने और छापेमारी के दौरान दस्तावेज के साथ साथ डिजिटल सबूतों को जबरन छीनने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ टीएमसी ने ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि जिन दस्तावेजों को ईडी जब्त कर रही थी उसका आर्थिक लेन देन से कोई संबंध नहीं है।
इंटरेस्टिंग बात है, इन्वेस्टिगेशन में क्या ये दखल नहीं है? क्या कोर्ट डिसाइड करेगा। आज दोपहर बाद जब हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली थी तो कोर्ट रूम में वकीलों और इंटर्न्स की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थिति यह थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी, जिसके बाद भीड़ को देखते हुए जस्टिस शुभ्रा घोष ने उन वकीलों और इंटर्न्स को बाहर जाने को कहा जो इस केस से नहीं जुड़े थे। उन्होंने 5 मिनट का समय दिया और चेतावनी दी कि अगर भीड़ कम नहीं हुई तो वो सुनवाई नहीं करेंगे। बार बार अपील करने के बाद वकील बाहर नहीं निकले। इस दौरान वकीलों के बीच धक्का मुक्की और बहस शुरू हो गई, जिसके बाद जस्टिस घोष ने सुनवाई स्थगित कर दी। अब इस मामले की सुनवाई 14 जनवरी को होगी। लेकिन कल की तरह आज भी इस मामले में बयानों की खूब फायरिंग हुई है, वो भी नहीं रुक रहा है। बंगाल के बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने तो ममता की गिरफ्तारी और राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग कर दी है। Sometime they will go and gherav the election commission. Huh? Now they are going to the home minister. That means the honorable members of parliament of the TMC are becoming the front soldiers to conceal corruption of TMC. यही है क्या? हम बार बार कहते आए हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी निजी सेना मान के चल रही है, प्राइवेट आर्मी बना के चल रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। उनको अरेस्ट करना चाहिए। उसका जो सांगठनिक जो पोस्ट है उसको अपमान किया है, उसको अरेस्ट करना चाहिए ममता बनर्जी को। और पुलिस की खबर अभी इलेक्शन का पहले 355 होना चाहिए। अगर आप अखबार खोलन CIK, ED, NIA पता नहीं क्या क्या भला ये दोस्त ये बने मुझसे नॉर्मल तो नॉर्मल हो गया ये। Many pertinent questions are raised. People of Bengal will have to understand what BJP is doing, what TMC is doing, how the state continues to suffer, and there must be change of government. बंगाल से अब सीधे आपको लेकर चलते हैं पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष की फिक्र में। यहां पर एक हेल्थ इमरजेंसी है, एक ऐसी इमरजेंसी जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई है। नासा हेडक्वार्टर में 7 जनवरी 2026 की रात इमरजेंसी अलार्म बजा। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से संदेश आया कि एक क्रू मेंबर की तबीयत ठीक नहीं है। जांच पड़ताल हुई तो नासा ने इसे गंभीर स्वास्थ्य समस्या माना, यानी अंतरिक्ष यात्री की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उनका इलाज वहां नहीं हो सकता। इसके बाद पूरे क्रू को इमरजेंसी में धरती पर वापस लाया जा रहा है। सोचिए, धरती से 400 किलोमीटर दूर, जहां ना अस्पताल है ना डॉक्टर है, वहां ऐसे किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो क्या होगा? हालांकि प्रायर केस स्टडीज होती हैं, कोई ना कोई मेडिकल फैसिलिटी होती है, लेकिन सीरियस इशू है तो फिर क्या होगा? आज इस पर हमने फिक्र की स्पेशल फाइल तैयार की है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वहां पर उस दुनिया में क्या हो रहा है। दरअसल क्रू 11 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री अगस्त 2025 से स्पेस स्टेशन में हैं। अगस्त 2025। इनमें अमेरिका की जेना कार्डमैन और माइक फिंके शामिल हैं। इसके अलावा जापान के कीमिया युई और रूस के ओलेग प्लेटोनोव भी हैं। रशिया और अमेरिका का स्पेस स्टेशन आप मान लें कि लगभग जुड़ा हुआ है, एक ही साथ है, आधा इधर है आधा इधर है। नासा के मुताबिक इन्हीं चारों में से किसी एक की तबीयत खराब है। हालांकि प्राइवेसी का हवाला देते हुए यह नहीं बताया गया है कि इन चारों में से कौन बीमार है, ना यह जानकारी दी गई है कि बीमारी क्या है। यह पहली बार है, अब यह सीरियस इशू है, यह पहली बार है जब स्पेस स्टेशन में हेल्थ इमरजेंसी प्लान एक्टिव हुआ है। जब ISS पर इलाज मुमकिन नहीं होता तो ऐसे में प्लान होता है क्रू रिटर्न व्हीकल। 1 या 2 स्पेसक्राफ्ट हमेशा डॉक किए रहते हैं। ये एक तरह से लाइफ बोट की तरह काम करते हैं। अगर इमरजेंसी हुई तो बीमार एस्ट्रोनॉट को इनमें बैठाकर पृथ्वी पर भेजा जाता है। पृथ्वी तक आने में 3 से 6 घंटे का वक्त लगता है। अब आपके मन में एक सवाल यह भी हो सकता है कि जब क्रू 11 के सभी सदस्य वापस जाएंगे तो फिर स्पेस स्टेशन खाली हो जाएगा। इसका जवाब यह है कि ISS में 3 अंतरिक्ष यात्री अभी भी बचे रहेंगे। ये तीनों यात्री रूसी स्पेसक्राफ्ट से गए हैं, उनकी वापसी भी उसी से होगी। इनमें नासा के क्रिस विलियम्स भी मौजूद हैं, जो क्रू 12 की लॉन्चिंग तक नासा का मिशन संभालेंगे। अब कोशिश की जा रही है कि अंतरिक्ष यात्रियों का अगला मिशन वक्त से पहले लॉन्च किया जा सके। इंटरेस्टिंग बात है, जब इनको वापस लाएंगे तो भी बड़ा क्रिटिकल होगा, क्योंकि जिसकी तबीयत खराब है, सोचिए
उस जोन से इस जोन में आने में और उस स्पीड में कोई क्रिटिकलिटी ना हो, कैसे संभाला जाए। और अब बात उस खूबसूरत देश की जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर है या वो फिदा है। नाम है ग्रीनलैंड, जिसे ट्रंप हर हाल में पाना चाहते हैं, बल्कि इलेक्शन से पहले से कह रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर धमकी दी है कि अमेरिका हर हाल में ग्रीनलैंड को लेकर रहेगा। ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण हुआ, वैसे ही ऑपरेशन ग्रीनलैंड में भी हो सकता है। लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क भी झुकने को तैयार नहीं है। वैसे ट्रंप ने हर तरह के विकल्प खोले रखे हैं ग्रीनलैंड पर। यूरोप के नेताओं से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो बात करेंगे। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने का प्लान भी तैयार किया है। खबर है कि ट्रंप ग्रीनलैंड के हर नागरिक को $1 लाख दे सकते हैं। वहां पर कुल 60,000 नागरिक हैं वायदे पे। वैसे व्हाइट हाउस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर किसी तरह की बात नहीं बनी तो मिलिट्री ऑपरेशन का विकल्प मौजूद है। ऐसी स्थिति में यूरोप और अमेरिका आमने सामने होंगे। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि वो किसी तरह यूरोप के कुछ देशों को अपने साथ ले ले। ग्रीनलैंड के डिफेंस पर कंट्रोल डेनमार्क का है, जो कि नेटो कंट्री है। इसका मतलब नेटो कंट्री पर एक नेटो कंट्री हमला करेगी। हालांकि ग्रीनलैंड पर आक्रमण हुआ तो फ्रांस और जर्मनी जैसे देश खुलकर अमेरिका का विरोध कर सकते हैं। इस बात को ट्रंप भी समझते हैं, इसीलिए उनकी प्राथमिकता पैसे के दम पर ग्रीनलैंड को खरीदने की। इसके लिए खास प्लान तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि ग्रीनलैंड के हर नागरिक को $1 लाख दिए जाएंगे, यानी करीब करीब 90 लाख रुपए। ग्रीनलैंड की कुल आबादी 57,000 से 60,000 के बीच में। इस हिसाब से ट्रंप ने करीब $5.5 अरब खर्च कर ग्रीनलैंड खरीदने की तैयारी कर ली है। ट्रंप के सलाहकार स्टीफन मिलर ने कहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को इस तरह हासिल करना चाहता है जिससे भविष्य में कोई भी देश ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका से नहीं उलझे। इसका सही विकल्प यही है कि ग्रीनलैंड को सीधे सीधे खरीद लिया जाए। अगर यह प्लान नहीं चला तो फिर ग्रीनलैंड पर अमेरिकी हमला तय मानिए।